एक अमीर घराने की महिला ने जिस मजदूर प्रेमी के लिए अपना पति, अपना बच्चा, यहाँ तक कि उसे अपना देश छोड़ना पड़ा, लेकिन बाद में उस महिला को जो मिलती है वो सिर्फ धोखा मिलती है, बेवफाई मिलती है। आखिर जब इस महिला की पूरी कहानी निकल के आती है, उसे इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ओमेन के लिस्ट में टॉप में रखा जाता है। आखिर कौन है ये महिला जो इंडिया के मस्ट वोमेन क्रिमिनल की लिस्ट में आया? जानते हैं इस पूरी वारदात के बारे में जिसने उस समय पूरे देश को हिला करके रख दिया था। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। इस पूरी कहानी की शुरुआत होता है केरल के कन्नूर शहर से, जहां एक अमीर घराने में एक लड़की का जन्म होता है। काफी अमीर परिवार होते हैं, परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो शिक्षित, और परिवार के जितने भी लोग थे वो उसी शहर के अच्छे अच्छे पोस्ट पे जॉब भी कर रहे थे। मानो उस शहर में कोई नामी गामी व्यक्ति हो तो उस परिवार का भी उस नामी गामी व्यक्ति में नाम आता था। समय बीतता है, उसी घर में एक बिटिया की भी जन्म होती है, जिस बिटिया का नाम होता है ओमाना एडाडन। ओमाना एडाडन बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थी। जब परिवार वाले लोग उनसे पूछते हैं, बिटिया तुम्हें लाइफ में आगे चल करके तुम्हारी गोल क्या है, तुम्हें बनना क्या है, तो परिवार वाले को बिटिया जवाब देते हैं कि मुझे पढ़ लिख करके मुझे डॉक्टर बननी। बिटिया भी डॉक्टरी की पढ़ाई करती है और समय आता है, धीरे धीरे बिटिया भी बड़ी हो रही थी और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा कंप्लीट होता और ओमाना का जो सपना था वो भी सच होता। ओमाना उस समय आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन के निकली। अब घर परिवार में काफ़ी खुशियों के माहौल था। जो बिटिया की जो सपना थी वो भी पूरा हो गया। अब बिटिया के लिए शादी की तैयारी हो रही थी, बिटिया भी जवान हो गई थी। ओमाना के शादी के लिए दूर दूर तक लड़के देखे जाते हैं, लेकिन फिर उसी शहर में एक लड़का मिलता है जिस लड़का का नाम होता है राधा कृष्णन। अब राधा कृष्णन भी आमतौर पे अमीर घराने की लड़की हो तो फिर उनके लिए तो लड़का भी अमीर घराने का ही ढूंढा जाता और लड़की भी डॉक्टर, तो फिर उनके लिए भी वही डॉक्टर ही ढूंढा गया। जो राधा कृष्णन थे वो भी पेशे से डॉक्टर, जो छोटे बच्चे की स्पेशलिस्ट थे। अब दोनों परिवार के साथ राजीनामा से दोनों के शादी होते हैं। फिर ओमाना एडाडन और राधा कृष्णन दोनों एक साथ अपने शादीशुदा जिंदगी को जीने लगते हैं। अब दोनों डॉक्टर थे तो फिर दोनों ने मिल करके उसी शहर में एक क्लिनिक बनाया और क्लिनिक पे एक साइड में ओमाना एडाडन अपने आई स्पेशलिस्ट का काउंटर रखा और दूसरी साइड में राधा कृष्णन जो था उनके पति, उनका भी क्लिनिक था। फिर दोनों एक साथ मिल करके काम कर रहे थे। समय बीतता जाता, समय बीतते बीतते दोनों को 2 बच्चे भी होते हैं। अब घर परिवार काफी अच्छे से चल ही रहे थे। घर की जो भी काम काज था उसके लिए नौकर भी लगे हुए थे। अब पति पत्नी दोनों समय से अपने जॉब पे जाते, फिर समय से अपने घर आते। घर में काफी ज्यादा पैसे आ रही थी, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे, काफी ज्यादा पैसे आते तो फिर सोचते हैं क्यों ना एक नई घर बनवाया जाए या नई घर खरीदी जाए। लेकिन वहां पे फैसला निकल के आता है कि घर तो नई खरीदनी नहीं है, लेकिन ये जो पुराने वाला घर है जिसे मुझे काफी प्रेम है, ये राधा कृष्णन अपनी पत्नी ओमाना एडाडन से बताते कि क्यों ना पुराने घर को ही रेनोवेट करवाया जाए, इनको ही सही तरीका से पूरी फिनिशिंग किया जाए, जो रहने में भी मजा आएगा और घर से जो प्रेम है वो भी बना रहेगा। होता भी कुछ ऐसा है, अब राधा कृष्णन जो होता है वो पूरी शहर में एक ऐसा मजदूर और एक ऐसा ठेकेदार का तलाश कर रहे थे जो इस पूरे घर की उनके द्वारा दी हुई डिजाइन के अनुसार से डिजाइन कर सके। होता भी कुछ ऐसा ही है, उसी शहर के एक ठेकेदार मिलता है जिनका नाम होता है पी मुरलीधरन। पी मुरलीधरन आमतौर पे घर के ही डिजाइन करते थे, घर को ही रेनोवेट करते थे, घर की जो भी पुरानी से पुरानी चीज़ होते थे उसे नए में नए कन्वर्ट करते, अच्छी डिजाइन का घर बनाते थे। तब परिवार वाले डॉक्टर अपने पति पत्नी दोनों उनसे मिलते हैं और मिलकर के बात करते हैं। फिर उनको घर की एक डिजाइन दिया जाता है और फिर वो डिजाइन की पूरी तैयारी में लग जाते हैं। अब पी मुरलीधरन जो थे वो अपने कुछ मजदूरों के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं और फिर कामों में लग जाते हैं। अब घर में जब काम शुरू होते हैं तो घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जिस वजह से ओमाना एडाडन जो होता है वो फैसला लेता है क्यों ना मैं घर पे ही रहूं, बच्चे की देख रेख भी हो जाएंगे। क्यों, दूर के लोग हैं, क्या पता परिवार भी काफ़ी अमीर फैमिली से थे तो थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं बच्चे के साथ कोई गलत ना हो जाए। जिस कारण से ओमाना एडाडन ये फैसला लेते हैं कि मैं थोड़ा समय अगर मुझे मिल जाएगा, जब आप हॉस्पिटल से घर आएंगे 1-2 घंटा ही मैं अपना क्लिनिक पे जाके अपना समय दे दूंगा, जो भी पेशेंट रहेंगे उनको देख लेंगे। फिर वही बात भी होता है। अब राधा कृष्णन अपने समय के अनुसार से अपने क्लिनिक पे चले जाते हैं। उनके पत्नी जो होते हैं, जो घर में जो काम चल रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चे की देखरेख के लिए और घर के कामों की देखरेख के लिए वो घर पे ही रुक जाते हैं। अब धीरे धीरे काम शुरू होता। अब वो पी मुरलीधरन जो था वो भी घर में काम कर रहे थे।
इसी काम के दरमियान दोनों को एक दूसरे से बातचीत होता है। धीरे धीरे दोनों की बात अपने घर तक की बातों में आ जाता है। दोनों एक दूसरे से अपने दुख और सुख की बातें करने लगता है। यहाँ तक कि दोनों एक महिला और एक पुरुष की दोनों की बातें दोस्ती तक पहुँच जाते हैं। आमतौर पर अगर एक महिला और एक पुरुष की दोस्ती को देखा जाए तो वो दोस्ती फिर प्यार में बदली, और फिर जब इन दोनों की प्यार में बदली तो वो पी मुरलीधरन जो था ये भी पहले से शादीशुदा और इनके भी 2 बच्चे। अब प्यार की परवाना इतना चढ़ते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ काम के दरमियान ही ना जाने कितने बार गलत संबंध में भी आए, और फिर वो उस रिश्ते को भी मंजूरी दे दिए जिस रिश्ते को समाज किसी भी तौर पे इजाज़त नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, काम भी खत्म होते हैं। फिर आम जिंदगी के तरह दोनों काम पे लग जाते हैं। पति पत्नी रोज हॉस्पिटल जाना और फिर हॉस्पिटल से अपना घर आना। लेकिन अचानक से पत्नी की रवैया जो था वो धीरे धीरे बदलने लगती है। अब वो हॉस्पिटल के काम को छोड़ करके भी अपने घर आते हैं, और जब घर आते हैं तो घर पे वो किसी और से नहीं बल्कि वो अपने प्रेमी पी मुरलीधरन से ही मिलने आते हैं। फिर दोनों उस घर में ही मिलते हैं और उस रिश्ते को आगे ले जा रहे थे जिसे हम नाजायज रिश्ते कहते हैं। एक दिन अचानक जब पति को शक होता है कि आखिर पत्नी को काम छोड़ करके घर पे कुछ टाइम देना और फिर घर से क्लिनिक पे आना, इसका कारण क्या। जब इस कारण के बारे में वो पत्नी से पूछा तो पत्नी से कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिली। फिर बच्चों से भी पता क्या गया तो बच्चों से जवाब मिलता है कि घर पे एक आदमी आता, जो आदमी पहले से इस घर में काम कर रहे थे, वही आदमी इस घर पे आना जाना रहता है। अब जब पिता ये बातों को सुनते हैं तो पत्नी पे थोड़ा शक होता है। अब इसी शक के आधार में वो पत्नी पे निगरानी रखने लगता है, और धीरे धीरे वहाँ के लोगों से भी पता चलता है कि जब डॉक्टर राधा कृष्णन जब घर पे नहीं होते हैं तो उनकी पत्नी जो ओमाना एडाडन होती है वो अपने प्रेमी पी मुरलीधरन को घर पे बुलाया करते हैं। अब जैसे इस चीज़ों के बारे में राधा कृष्णन को पता चल चुका था कि उनकी पत्नी किसी और के साथ नाजायज संबंध में है, तो पहले तो पत्नी को बैठाती है, और बैठाने के बाद क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन काफ़ी समझदार थे और समझदारी के साथ बात करते हुए वो अपनी पत्नी को समझाती है कि अब हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, और कल के डेट में अगर इस बच्चे को इस चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो हमारी माँ किसी और के साथ नाजायज संबंध में है, तो फिर उन पर भी बुरा असर पड़ेगा। और समाज के लोग अगर इस चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारी पत्नी किसी और के साथ मजदूर के साथ ही नाजायज रिश्ते में है, तो फिर समाज के लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इस पूरे समझाने से उस ओमाना एडाडन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मानो वो उस मजदूर के प्यार में इतना पागल हो चुके थे कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहाँ तक कि काफ़ी समझाने और काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता, लेकिन इसकी अखड़ पत्नी पे कुछ भी नहीं पड़ती है। धीरे धीरे बात यहाँ तक बढ़ती है कि ओमाना एडाडन और राधा कृष्णन दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं, और जब तलाक ले लेते हैं तब ओमाना एडाडन अपने प्रेमी पी मुरलीधरन के साथ कभी भी कहीं भी घूमने के लिए चले जाते हैं। और जब लोग इसको देखते हैं तो फिर लोग इनका विरोध भी कर रहे थे। अब धीरे धीरे ये अपना क्लिनिक भी अलग डालते हैं, लेकिन अब इसके क्लिनिक पे उतनी कमाई नहीं हो रही थी जितनी कमाई वो पहले कर रहे थे। आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी इंसान अगर किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है तो सबसे पहले वो उस डॉक्टर के पूरे बैकग्राउंड निकाल लेते हैं। आखिर डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर द्वारा इलाज कैसे किया जा रहा है, और फिर डॉक्टर के चरित्र कैसे। अब जब ओमाना एडाडन के चरित्र के बारे में वहां के लोगों को पता चल चुका था, ये महिला जो अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य मजदूर प्रेमी के साथ रह रही और उन्हीं के साथ घूमना फिरना, जिस कारण से उनके क्लिनिक पे लोगों का आना काफ़ी कम हो गया, और धीरे धीरे यहाँ तक कि उनकी क्लिनिक की कमाई जो था वो 0 हो गया। अब ओमाना एडाडन को एक चीज़ समझ में आ गया था कि अगर मुझे अब ज़िंदगी में सर्वाइवल करनी हो तो फिर मुझे कहीं ना कहीं जाके क्लिनिक खोलना होगा और मुझे अपनी डॉक्टरी लाइन को आगे ले जाना होगा। इसी कारण से वो इंडिया छोड़ करके वो दूसरे देश जाते हैं, मलेशिया, और मलेशिया जाने के बाद वहाँ पे वो क्लिनिक खोलते हैं। भगवान की कृपा से उनकी क्लिनिक काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं और वहाँ से उनकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं। और वहीं से फिर ये मुरलीधरन जो होते हैं इनसे भी बातें होती रहती थी। अब ओमाना एडाडन पी मुरलीधरन को समझाते हैं कि तुम्हारे कारण से मैंने अपने घर परिवार को छोड़ा, अपने पति और अपने बच्चे को छोड़ा, यहाँ तक कि मैंने अपने सारे रिश्ते और नाते खत्म करके तुम्हारे लिए मैं इंडिया से मलेशिया तक आ गया। और मैं जब तुम्हारा पूरा खर्चा उठा ही रहा हूँ तो क्यों ना तुम मेरे पास आ जाओ और हम दोनों नाम बदल करके शादी कर लेंगे। कल के डेट में किसी को पता भी नहीं चलेगा, फिर दोनों आदमी साथ साथ रहेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। ओमाना एडाडन के बात मान करके पी मुरलीधरन
वो मलेशिया जाने के लिए राजी हो जाता। लेकिन उस समय जो उनके साथ होता, कभी ओमाना एडाडन ये सोचा नहीं था कि जिस इंसान पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास कर रहा, वो इंसान कभी मेरे साथ ऐसा भी करेगा, जिसके कारण से मैंने अपने पति और अपने बच्चे घर को छोड़ के आया। वो इंसान मुझसे चाह क्या रहा है। फिर ओमाना एडाडन इंडिया पहुंचते हैं। इंडिया पहुंचने के बाद वो पी मुरलीधरन का एक फर्जी पासवर्ड और फिर वो अपना एक फर्जी पासपोर्ट बनवाते हैं और फिर उसी फर्जी पासपोर्ट के तहत से वो इंडिया से मलेशिया जाते हैं। मलेशिया में कुछ दिनों तो ठीक ठाक से चल रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक साथ कहीं घूमना फिरना मौज मस्ती करना, जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक से उनकी रवैया जो होता है पी मुरलीधरन का, वो उनका बदलने लगता है। वो पी मुरलीधरन हर हमेशा अपने पत्नी ओमाना एडाडन से पैसे का हिसाब किताब मांगा करता था, जिस कारण से काफ़ी इन दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ओमाना एडाडन को लगता है कि कोई बात नहीं, इनको गुस्सा हुआ, गुस्सा के कारण से ये इंडिया से मलेशिया गया, फिर ये आ जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो ओमाना एडाडन के साथ होता है, वो कभी ओमाना एडाडन सोचा भी नहीं था। ओमाना एडाडन को एक कॉल आता। कॉल करने वाले लोग पी मुरलीधरन कॉल करके बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। आमतौर पे उनके काम भी छूट चुके थे क्योंकि कितने दिनों से वो मलेशिया और अपने प्रेमिका के साथ इधर घूमने के कारण से उनका काम भी बंद हो चुका था, पैसे की किल्लत थी। तो इसी कारण से उसने ओमाना एडाडन को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद बोलता है कि मैं तुमसे पैसे की डिमांड कर रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे चाहिए। और वहाँ से ओमाना एडाडन उनको साफ साफ ये मना कर देता है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं भेज सकता क्योंकि मैं तुम्हारे मंसूबे को समझ चुका हूँ कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मलेशिया से इंडिया नहीं जाते। अब जैसे ही ये बात पी मुरलीधरन सुनते हैं तो वो जवाब देते हैं कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं भेजोगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मैं पुलिस वाले को बता दूंगा कि तुम फर्जी पासपोर्ट बनवाई और मेरा भी फर्जी पासपोर्ट बनवाए, जिन कारण से हम दोनों मलेशिया गए, जिसके वजह से तुम्हें पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे ही अब ये बात को ओमाना एडाडन सुनती है तो उसको पूरा कंफर्म हो चुका था कि ये लड़का मेरे लायक नहीं है, इनको प्यार नहीं, ये सिर्फ हवस के चलते मेरे साथ समय बिता रहा था, इनको सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था। अब ओमाना एडाडन वहीं से फैसला लेता और फैसला लेने के बाद वो उसी वक्त अपना टिकट बुक कराते हैं। वो सीधा मलेशिया से तिरुवनंतपुरम पहुंच जाते हैं। तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और अपने प्रेमी पी मुरलीधरन को कॉल करते हैं। पी मुरलीधरन को कॉल करने के बाद पी मुरलीधरन को बोलते हैं कि हम मलेशिया से इंडिया हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पे हम होटल बुक करते हैं, दोनों आदमी 2-3 दिन यहाँ साथ रहेंगे, तुम्हें जो पैसे की ज़रूरत है वो भी ले लेना, तुम अपना ज़रूरत के कामें करना, अगर मन होगा तो तुम मलेशिया मेरे साथ चलना, अगर नहीं मन होगा तो तुम यहीं रहना। जैसे ही ये बात पी मुरलीधरन सुनते हैं तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनको लगता है कि उनका प्रेमिका उनसे मिलने के लिए मलेशिया से इंडिया आया। वो तुरंत ही वो तिरुवनंतपुरम जाते हैं, फिर उनके साथ कोटी पहुँचते हैं और कोटी में जहाँ जा कर के वो रूम लेते हैं और किराए के रूम में वो रहने लगते हैं। 1 दिन और 2 दिन तो सही से ज़िंदगी चल रही थी कि तीसरे दिन कुछ पैसे दे करके पी मुरलीधरन को वो डॉक्टर ओमाना एडाडन जो थी वो मार्केट जाती है और मार्केट जाने के बाद वहाँ से 2 बड़े बड़े सूटकेस कुछ पॉलीथीन जो लेकर के पहुँची थी। फिर वो एक अलग जगह पे भी होटल बुक करके रखी थी। अब जैसे ही शाम को वहाँ पहुँची तो फिर वो सूटकेस को वहाँ पे रखने के बाद दोनों मार्केट निकलते हैं और फिर वो बार में पहुंचते हैं। वहां पे जाने के बाद ये दोनों काफ़ी शराब पीते हैं और वहीं पे ओमाना एडाडन जो थी काफ़ी मात्रा में शराब पी मुरलीधरन को पिलाते हैं। अब शराब की नशे में मानो वो अपनी इंसानियत को तो भूल ही चुकी थी। फिर किसी भी तरह से वो उस होटल में पहुंचते हैं जहाँ पे ठहरे हुए थे। अब जैसे ही उस होटल पे पहुंचते हैं तो वो ओमाना एडाडन उनके साथ वो संबंध बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे ही संबंध बनाने का कोशिश करता तो ओमाना एडाडन वहाँ बोलती है कि तुम्हारे अंदर अब वो इम्यूनिटी नहीं है जो पहले था, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा इम्यूनिटी बढ़ भी सकता है क्योंकि तुम्हारा इम्यूनिटी खत्म हो गया। वो पूछता है कि कारण किस तरह से मेरा इम्यूनिटी बढ़ेगा, तो फिर वो बताते हैं कि मेरे पास एक दवाई है जो मैं मार्केट से खरीद करके लाया, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे साथ गलत संबंध बनाया था तो उस समय मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो गया। अब मैं डॉक्टर तो मैंने तुम्हारे लिए इंजेक्शन लेके आया, ये इंजेक्शन तुम लगवा लो और तुम्हारी इम्यूनिटी जो है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ये बात जैसे ही पी मुरलीधरन सुनते हैं तो सुनने के बाद वो बोलते हैं कि तुम मुझे तुरंत ही इंजेक्शन लगा दो,
और होता भी कुछ ऐसा ही। डॉक्टर ओमाना एडाडन इंजेक्शन निकालते हैं और उनको लगाते हैं। जैसे ही इंजेक्शन लगता है धीरे धीरे पी मुरलीधरन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। वो इंजेक्शन किसी दवाई का नहीं बल्कि वो एक पॉइजन था। अब उस इंजेक्शन का जब असर होता है तो वो वहीं पे बेहोश होकर गिरता है और फिर उनके मौत हो जाता है। जैसे ही उनका मौत होता है तो डॉक्टर ओमाना एडाडन वहीं पे बैठते हैं, कुछ देर रोते हैं, फिर सोचने लगते हैं इस बॉडी को आखिर छिपाया कैसा जाए। फिर वो जो सूटकेस लाए थे और उसमें जो कुछ सामान लाए थे एक एक करके वो अपने प्रेमी पी मुरलीधरन के पूरे बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। और पूरे छोटे के छोटे टुकड़े करने के बाद वो सोचने लगते हैं कि फिर इसकी हड्डी और इनके मांस को अलग किया जाए। होता भी कुछ ऐसे है, एक एक के हड्डी और छोटे छोटे टुकड़े जो होते एक एक करके हड्डी और मांस को अलग करते हैं। कुछ टुकड़े बाथरूम में तो कुछ जो टुकड़े थे वो प्लास्टिक में पैक करके सूटकेस में रखा जा रहा था। फिर जब उनके होटल को खाली करने का समय आता है तो वो पूरा रूम को क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद वो उस पूरे सूटकेस को साथ लेते हैं और साथ लेकर के निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही कुछ दूर आगे निकलते हैं फिर सोचने लगते हैं आखिर इस सूटकेस को कहाँ छिपाया जाए। तभी उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना कोडाई कनाल के सुसाइड जगह पे इसको फेंक दिया जाए। आमतौर पर वहाँ पे अगर देखा जाए उस जगह के बारे में तो वो एक टूरिस्ट स्थल भी है, लेकिन ये एक खतरनाक जगह भी है जहाँ पे इंसान जा कर के एक ना एक दिन सुसाइड की कोई ना कोई मामला यहाँ से निकल के आते रहता है। होता भी कुछ ऐसा ही, वो एक टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी बुक करने के बाद वो उसी जगह की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में जैसे ही वो टैक्सी से जा रहे थे टैक्सी वाले पूछते हैं कि मैडम कहाँ जाना है, तो वो बताते हैं कि मुझे तुम वहाँ छोड़ दो। लेकिन कुछ दूर आगे निकले ही थे कि टैक्सी में पूरी दुर्गंध आने लगी। जैसे ही टैक्सी वाले पूछते हैं कि मैडम दुर्गंध कहाँ से आ रही है, कहीं तुम्हारे सूटकेस में कुछ है तो नहीं। जैसे ही सूटकेस के बारे में ओमाना एडाडन से पूछता है, ओमाना एडाडन को लगता है कि कहीं इसका पूरा भेद ना खुल जाए, जिस कारण से वो तुरंत एक पैसे की गड्डी निकालता और उसको भी अपने इस साजिश में मिलाने का कोशिश करता है। जैसे ही पैसे की गड्डी को वो देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये महिला खतरनाक है। वो बोलता है कि मैं जैसे तुम्हें बोल रहा तुम वैसे करो, इसमें कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान की लाश है जिसे मुझे डिस्टर्ब करना। अब ये बात सुनकर के वो जो गाड़ी चालक थे, वो टैक्सी ड्राइवर, उनको समझ में आ गया था कि ये महिला काफ़ी खतरनाक है। वो चुपचाप वो गड्डी लेते हैं और चुपचाप वहाँ से सीधे उस रास्ते पे निकल पड़ते हैं। अब ओमाना एडाडन 2 दिन से जगी हुई थी। धीरे धीरे उनको गाड़ी पे ही नींद आने लगती है और गाड़ी पे ही वो गहरी नींद में सो जाती है। अब ओमाना एडाडन को पता नहीं था कि आने वाला पल क्या होने वाला है। वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो सीधा एक जगह पे पहुंचता और वो उस जगह पे पहुंचने के बाद जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि इस गाड़ी में लाश है, इस सूटकेस में लाश है। अब जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है तो वहाँ से तुरंत ही 2-4 पुलिस वाले निकल के आते हैं और निकल के आने के बाद वो गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही गाड़ी को घेरते हैं तो गाड़ी की दरवाज़ा खुलवाया जाता है। गाड़ी की जब गेट खुलती है तो गेट खुलने के बाद वहाँ से एक महिला निकलती है जो ओमाना एडाडन थी। अब जब महिला वहाँ से निकली तो उनके साथ 2 सूटकेस भी निकला। अब जब सूटकेस को खुलवाया जाता है तो उसमें देखता है कि एक इंसानी सब के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उनके कुछ हड्डी, उनके कुछ कंगाल पड़े हुए थे। अब ओमाना एडाडन से इस चीज़ों के बारे में पूछा जाता। जब उनसे पूरा पूछा जाता है तो फिर ये कहानी उनके सामने निकल के आता है। पुलिस वाले तुरंत ही उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। लगभग 1 से 1.5 साल केस चलने के बाद 2001 में ओमाना एडाडन को बेल मिलती है और ओमाना एडाडन कहती है कि मैं बाहर से ही केस लड़ूंगी और फिर जो मुझे सजा सुनाएगी कोर्ट वो मुझे मंजूर होगा। कोर्ट भी उनको बेल दे देती है। समय बीतता है लेकिन अचानक से ओमाना एडाडन गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद खबर ये भी मिलता है कि ओमाना एडाडन मर चुकी है, लेकिन फिर से मलेशिया से खबर मिलता है कि ओमाना एडाडन मलेशिया में जिंदा है। हालांकि इंडिया और मलेशिया के पुलिस ने एक टीम गठित की और फिर इस मिशन पे भी निकले, लेकिन कहीं भी ओमाना एडाडन के बारे में पता अभी तक नहीं चला। और फिर इसी ओमाना एडाडन के नाम इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वुमेन के लिस्ट में नाम आता है। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। हालांकि अगर कहानी आपको अच्छा लगा हो तो कहानी का राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।